जय हिंद दोस्तों। आज हम सेट नंबर 6 की ओर हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। उम्मीद करता हूं कि आपने प्रीवियस सेट्स देखे होंगे और आपके लिए उपयोगी साबित हो, ऐसी हमारी शुभकामना भी है और अपेक्षा भी। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 1847 और 1861 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित इंडी सचे अल्टर थम्सकंडे पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब क्रिश्चियन लसेन है। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। क्रिश्चियन लसेन 1847 और 1861 के बीच 4 खंडों में प्रकाशित पुस्तक इंडी सचे अल्टर थम्सकंडे के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 2 की ओर है। 1969 में प्रकाशित इंडियन एथीइज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय है। इसके बारे में कुछ समझिए। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय 1969 में प्रकाशित इंडियन एथीइज्म पुस्तक के लेखक थे। प्रश्न संख्या 3 की ओर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी? इसका सही जवाब हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन नंबर 3 होगा। हिल्टन यंग कमीशन, ऑप्शन नंबर 3। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी रखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है। यह सर ऑसबॉर्न स्मिथ रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 4 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन लाल किले का वास्तुकार है? इसका सही जवाब उस्ताद अहमद लाहौरी, ऑप्शन नंबर 2 होगा। इसके बारे में कुछ और भी जानकारी रखते हैं। दिल्ली में स्थित लाल किले का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने 1638 ईस्वी में शुरू करवाया, जो 1648 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। लाल किले को वर्ष 2007 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। लाहौरी दरवाज़ा इसका प्रमुख प्रवेश द्वार है और लाल किला 250 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला यमुना नदी के तट पर स्थित है। अष्टकोणीय आकार में बने दुनिया के इस खूबसूरत किले का निर्माण लाल बलुआ पत्थर एवं सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से किया गया है। औरंगजेब ने इस लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी भी ही ताजमहल के वास्तुकार भी थे और इन्होंने ही ताजमहल का डिजाइन तैयार किया था। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 5 की ओर है। किस भारतीय महर्षि ने अणु की अवधारणा तैयार की, जो कि जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से निकट से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा कनद, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। महर्षि कनद की अगर बात करें तो भारतीय महर्षि कनद ने अणु की अवधारणा तैयार की, जो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से निकट से संबंधित है। वायु पुराण के अनुसार कनद का जन्म प्रभास पाटन यानी गुजरात में हुआ था। कनद को उल्लुक, काश्यप, पैलुक आदि नामों से भी जाना जाता है। महर्षि कनद को परमाणु सिद्धांत का जनक एवं वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 6 की ओर है। भारतीय संस्कृति के किस पहलू को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके बारे में कुछ समझिए। भारतीय संस्कृति के नृत्य को नाट्य, नृत्य और नृत्य में विभाजित किया गया है। नृत्य से तात्पर्य भावों का आश्रय लेकर किया जाने वाला नाच है। प्रश्न संख्या 7 की ओर है। वर्ण संकर, वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? इसके हिसाब से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 1 57। वर्ण संकर वर्णों का मिश्रण के अनुसार जातियों की संख्या 57 है। वर्ण संकर सामाजिक वर्गों का अंतर मिश्रण होता है। वर्ण संकर जातियों की सबसे लंबी सूची वैजयंती ने दी है। इसने 64 वर्ण संकर जातियों का इसमें 64 वर्ण संकर जातियों का उल्लेख मिलता है। याज्ञवल्क्य के अनुसार उच्च जाति के पुरुषों का निम्न जाति के स्त्रियों से अनुमोदित रीति से विवाह, अनुलोम विवाह तथा विपरीत विवाह यानी प्रतिलोम विवाह के साथ साथ अन्य विविध प्रकार के निषिद्ध विवाहों के परिणाम स्वरूप वर्ण संकर जातियों की उत्पत्ति हुई है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 8 की ओर है। पत्थर उपकरण तकनीक अचूलियन किस वन मानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी? इसका सही जवाब होमो इरेक्ट्स, ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। इसके बारे में समझिए। वन मानुष प्रजाति होमो इरेक्ट्स द्वारा पत्थर उपकरण तकनीक अचूलियन विकसित की गई थी। होमो इरेक्ट्स की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई मानी जाती है। इसका प्रारंभिक जीवाश्म का प्रमाण
19 लाख वर्ष पहले का है। आदि मानव की सभी प्रजाति में होमो इरेक्टस काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। होमो इरेक्टस का सीधा अर्थ आदमी से होता है। यह होमोनिक की एक विलुप्त प्रजाति है जो प्लिस्टोसीन भूवैज्ञानिक युग के ज़्यादातर समय के दौरान मौजूद था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 9 की ओर है। मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा किस भगवान की धारणा से जुड़ी हुई है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2, इसके बारे में समझिए। मोक्ष या निर्वाण की अवधारणा भगवान ब्रह्मा की धारणा से जुड़ी हुई है। हिंदू परंपरा के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि के सृजन करता है। जन्म और मृत्यु दोनों ही इन्हीं के अनुसार होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 10 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति के बारे में सत्य नहीं है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 है, यानी से संस्कृति स्थिर है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। संस्कृति किसी भी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम होता है। उसे उस समाज में सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। संस्कृति सीखी और हासिल की जाती है, इसे कि लोगों के समूह द्वारा साझा की जाती है। याद रखिए कि परिणाम की दृष्टि से देखें, यह निरंतर बढ़ने वाली होती है। संस्कृति गतिशील होती है, न कि स्थिर होती है। तो इसका सही जवाब पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृति स्थिर है, यह गलत कथन है। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 11। किस शासक ने रुपया या रुपैया की अवधारणा पेश की थी? इसका सही जवाब शेरशाह सूरी होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। शेरशाह सूरी ने रुपया या रुपया की अवधारणा पेश की। इसने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया तथा 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया था। अफगान वंशीय शेरशाह ने सूर साम्राज्य की राजधानी की। वह 1540 ईस्वी में बिलग्राम युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। कलिंजर किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाने के क्रम में 22 मई 1545 को शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। इसका मकबरा सासाराम बिहार में झील के बीच बने ऊंचे टील पर निर्मित किया गया है। शेरशाह ने रोहतासगढ़ किला कोहना, जो कि दिल्ली में है, नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसने कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की भी शुरुआत की थी। शेरशाह के द्वारा डाक प्रथा का प्रचलन किया गया था, जबकि ग्रैंड ट्रंक रोड की भी मरम्मत करवाई थी। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 की ओर है। किस वर्ष में ब्रिटिशों ने हाइती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1793 से 1798। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। 1793 से 1798 के बीच ब्रिटिशों ने हाइती के फ्रांसीसी बस्ती को जीतने की कोशिश की थी। हाइती गणराज्य एक कैरेबियन देश है। हाइती गणराज्य जो है एक कैरेबियन देश है। फ्रांसीसी उपनिवेश रहे हाइती दास्ता पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। हाइती में क्रियोल और फ्रांसीसी बोली जाती है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 13 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ऑस्ट्रेलियाई संघीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के कारण हुई बीती हुई पीढ़ी घटना से जुड़ा हुआ नहीं था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, द एबॉरिजिनेंस प्रोटेक्शन एक्ट। एबॉरिजिनेंस प्रोटेक्शन एक्ट ऑप्शन नंबर 4 1909 ईस्वी में। इस तरह से इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 14 की ओर है। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी? निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं थी? इसका सही जवाब होगा दक्षिण पूर्व एशिया। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 4। इससे जुड़ी हुई बातें ध्यान रखिएगा। दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में मेसोपोटामिया से लाजवर्थ तथा ईरान से सीसा एवं चांदी का आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर है। अगला प्रश्न, वंडलिक या बंडल युद्ध किन दो सभ्यताओं के बीच लड़ा गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है वो बाइजेंटाइन और कार्थेज। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। इसके बारे में कुछ समझिए कि वंडलिक या बंडल युद्ध बाइजेंटाइन कार्थेज सभ्यता के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध 533 ईस्वी से 534 ईस्वी में हुआ था। 33 से 34 के बीच में
बंडल उत्तरी यूरोप में बसने वाली तथा जर्मनी भाषा बोलने वाली जाति थी। इस जाति ने 430 ईस्वी में कार्थेज पर एक केंद्रित राज्य चलाया था। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ा हुआ ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। निम्नलिखित में से किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किस काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण मुद्रा के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, गुप्त काल को। इसके बारे में कुछ समझते हैं। गुप्त काल को भारतीय मुद्रा के स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, जाना भी जाता है। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की हैं। इस मुद्रा को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं में कुषाणों की तुलना में स्वर्ण की मात्रा कम थी, लेकिन ये मुद्रा अधिक कलात्मक थी। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सिक्के का प्रचलन शुरू किया था। तो इतनी सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 17 की ओर है। वेदों की भाषा क्या है? वेदों की भाषा क्या है? इसका सही जवाब होगा वेदों की भाषा संस्कृत है। तो इस तरह से इसके बारे में कुछ जानिए। वेदों की भाषा संस्कृत थी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही है। इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। तो इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में आप रखेंगे। प्रश्न संख्या 18 की ओर है। लगभग 300 BC से दक्षिण भारत में उत्पादित निम्नलिखित में से किस आविष्कार का उपयोग दमिश्क तलवार बनाने के लिए किया गया था, जो अपनी ताकत और तीक्ष्णता के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब बुर्ज इस्पात ऑप्शन नंबर 2 होगा। 18 का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। इसके बारे में कुछ ध्यान रखिए। 18 के बारे में कुछ ध्यान रखना है कि लगभग 300 BC से दक्षिण भारत में उत्पादित वुड इस्पात का उपयोग दमिश्क तलवार बनाने के लिए किया गया था। यह अपनी ताकत और तीक्ष्णता के लिए विख्यात है। दमिश्क इस्पात एक विशेष प्रकार का इस्पात था जो मध्य पूर्व देशों में तलवार निर्माण के लिए प्रयुक्त होती थी। इस इस्पात का प्रयोग तलवार बनाने के लिए किया जाता था, जिसका विकास भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व में किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 19 की ओर है। उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण क्या है? इसका सही जवाब ध्यान रखिएगा। उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बारे में समझिए कि उस्मानी साम्राज्य द्वारा बारूद के प्रयोग का सबसे पहला उदाहरण सीज ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। कस्तुनतुनिया इस्तांबुल तुर्की का एक शहर है जो रोमन, बाइजेंटाइन, लैटिन और उस्मानी साम्राज्य की राजधानी थी। इसको लेकर मुसलमानों और ईसाइयों में भयंकर संघर्ष हुआ था। कस्तुनतुनिया की स्थापना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने 328 ईस्वी में प्राचीन नगर बाइजेंटियम को विस्तृत रूप देकर की थी। 1453 को कस्तुनतुनिया का फतह हुआ था। यानी याद रखिएगा 29 मई 1453 को कस्तुनतुनिया का फतह हुआ था। प्रश्न संख्या 20 की ओर है। IBC में निम्नलिखित में से किस स्थल से पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7000 BC तक दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था? याद रखिए यह इसका सही जवाब होगा मेहरगढ़ ऑप्शन नंबर 2 मेहरगढ़। इसके बारे में समझिए। 5वीं शताब्दी में मेहरगढ़ से प्राप्त पुरातत्व संबंधी निष्कर्षों से पता चलता है कि कुशल मानक शिल्पकार द्वारा 7000 ईसा पूर्व में दंत चिकित्सा का अभ्यास किया जाता था। बलूचिस्तान के बेलन नदी के तट पर स्थित मेहरगढ़ में कृषि एवं पशुपालन के प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह एक नवपाषाणकालीन स्थल है। तो इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी ध्यान में रखें। प्रश्न संख्या 21 की ओर है। प्रवासी भारतीय कार्ड योजना को सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1999 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22 की ओर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी? इसका सही जवाब याद रखिए संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी मुर्शिदाबाद के नवाब ने। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। याद रखिए इससे जुड़ी हुई कुछ बातें।
मुर्शिदाबाद के नवाब ने संथाल विद्रोह को शांत करने में अंग्रेजों की सहायता की थी। संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व सिंधु और कान्हू ने किया था। संथाल विद्रोह अंग्रेज के विरुद्ध एक प्रथम व्यापक सशस्त्र विद्रोह था। इसकी शुरुआत का निर्णय 30 जून 1855 में भग मिडी में संथालों के द्वारा लिया गया था। इस विद्रोह का केंद्र भागलपुर में राजमहल की पहाड़ियों तक था। इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा स्थापित जमींदारी व्यवस्था एवं महाजनों एवं साहूकारों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार था। इस विद्रोह का दमन अंग्रेजों द्वारा 1856 ईस्वी में कर दिया गया था। इस तरह से इतनी सारी जानकारी इस प्रश्न से जुड़ी हुई ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 23 की ओर है। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका सही जवाब होगा 1908। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के लिए पारित होने को प्रतिबंधित किया गया। यह अधिनियम आदिवासियों के खिलाफ शोषण और भेदभाव के खिलाफ बिरसा मुंडा द्वारा किए गए संघर्ष का परिणाम था। इतनी सारी बातें इस प्रश्न से जुड़ी ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 24 की ओर है। निम्न इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण पूर्व एशिया में मेलाका जलडमरू मध्य में समुद्री डकैती का मुकाबला करने में सक्रिय रूप से शामिल था? इसका सही जवाब ध्यान दीजिए चोल वंश यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 25 की ओर है। प्रश्न संख्या 25, किस इतिहासकार ने यह विचार सामने रखा कि नमो शूद्र का उत्तर भारतीय ब्राह्मणों के साथ घनिष्ठ संबंध है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, निहार रंजन राय। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 26 की ओर है। इनमें से किस कालखंड में हम महिलाओं के लिए शिक्षा, विवाह, कला और यहाँ तक कि युद्ध में भी यथेष्ट लाभ देखते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक वैदिक काल होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्रश्न संख्या 27 की ओर है। द अड्यार बुलेटिन पत्रिका के संपादक कौन थे? अड्यार बुलेटिन पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 28 की ओर है। प्रवासी भारतीय दिवस को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 29 की ओर है। इंडिया अ मिलियन म्यूटिनीज नाउ किस प्रवासी लेखक द्वारा लिखा गया है? यह किस प्रवासी भारतीय द्वारा लिखा गया है? इसका सही जवाब होगा विद्याधर सूरज प्रसाद नेपाल। याद रखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 30 की ओर है। भारत के किस भाग में ओंगी स्थानीय लोग बसे हुए हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, अंडमान द्वीप समूह में, अंडमान द्वीप समूह। प्रश्न संख्या 31 की ओर है। इन महिलाओं में से किसने स्त्री पुरुष तुलना 1882 लिखी थी, जिसे भारत का पहला नारीवादी ग्रंथ माना जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, ताराबाई शिंदे। ऑप्शन नंबर 1 स्त्री पुरुष तुलना। प्रश्न संख्या 32 की ओर है। निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति यूनान के दक्षिणी चीनी प्रांत में हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, अहोम। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब अहोम। प्रश्न संख्या 33 की ओर है। मुंडा जनजाति की मुंडारी भाषा किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑस्ट्रो एशियाई। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 34 की ओर। मेगास्थनीज के अनुसार इनमें से किस शासक ने सबसे पहले नौसेना स्थापित करने का प्रयास किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 35 की ओर है। खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तिरोट सिंह सियाम। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। प्रश्न संख्या 36 की ओर है। गुफाओं से हिंदुस्तान के जंगलों तक 1879 से लेकर 86 निम्नलिखित में से किस महिला की साहित्यिक कृति है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, हेलेना पेत्रोवा की। ऑप्शन नंबर 4 यह सही जवाब है। प्रश्न संख्या 37 की ओर है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा बस्ती में डॉकयार्ड का पहला प्रमाण पाया गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, लोथल। डॉकयार्ड का पहला प्रमाण लोथल से प्राप्त हुआ था। प्रश्न संख्या 38 की ओर है। किस सरकारी अधिनियम के तहत संथाल परगना को आंशिक विशिष्ट क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां विधायिका का कोई भी अधिनियम तब तक लागू नहीं होता जब तक कि राज्यपाल इसे पूर्व सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा निर्देशित नहीं करते हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका सही जवाब होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 39 की ओर है। पारंपरिक त्यौहार की पहचान करें जो बड़े पैमाने पर उस दिन को मनाने के लिए ओडिशा में मनाया जाता है, जिस दिन व्यापारी और सौदागर दक्षिण पूर्व एशिया के लिए यात्रा पर निकलते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3 बोईता वंदना।
बोईता बंदना। ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न संख्या 40 की ओर है। आनंदीबाई गोपाल राव जोशी जो 1865 से 1887 तक निम्नलिखित में से किस पेशे से जुड़ी हुई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, औषधि के पेशे से जुड़ी हुई थी। प्रश्न संख्या 41 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी संधि उन 2 संधियों में से एक है जिसमें वेस्टफेलिया की शांति शामिल है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, मुंस्टर की संधि। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 42 की ओर है। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भारतीय शांति रक्षा सेना को श्रीलंका में तैनात किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 43 की ओर है। ह्यूमैनिज्म और न्यू रिलीजन पुस्तक का श्रेय निम्नलिखित में से किस मानवतावादी को दिया जा सकता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, चार्ल्स फ्रांसिस पॉटर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 44 की ओर है। भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई थी? भारत में हरित क्रांति किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुई थी? इसका सही जवाब लाल बहादुर शास्त्री होगा। प्रश्न संख्या 45 की ओर है। डिस्क्रिप्टिव इंडिया भारतीय इतिहास लेख का मात्र एक लेख का स्रोत है जो इनके द्वारा लिखा गया है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, जोसेफ टेफेनथैलर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 46 की ओर है। इतिहास लेखन के इन 4 विद्यापीठों में से कौन अपने दृष्टिकोण में विचारधारा को कम महत्व देता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, सबाल्टर्न विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 47 की ओर है। ज्ञान मीमांसा क्या है? ज्ञान मीमांसा मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति एवं सीमाओं का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, जो कि मानव ज्ञान की प्रकृति, उत्पत्ति और सीमाओं का अध्ययन है। प्रश्न संख्या 48 की ओर है। मुस्लिम सहयोगी सेनाओं द्वारा समर्थित पुर्तगालियों और गुजरात के बीच दीव का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 48वां सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1509 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 49 की ओर है। इंडियन न्यूमिस्मेटिक्स 1981 निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखा गया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 दामोदर धर्मानंद कौशंबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 50 की ओर है। निम्नलिखित तर्कः राज्य निर्माण संगठित अपराध के समान है क्योंकि यह एक वैधता के लाभ के साथ सर्वोत्कृष्ट संरक्षण रैकेट किस विद्वान द्वारा बनाया गया था? इसका सही जवाब चार्ल्स टिली होगा। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 51 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा पोस्ट मॉडर्न संशयवाद का कारण नहीं है, सबसे कम प्रभावित करता है? यानी कौन सा कारण नहीं है या सबसे कम प्रभावित करता है? इसका सही जवाब घटना की प्रकृति में आमूल परिवर्तन इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 52 की ओर है। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, जिसे इसरो के संगठन के साथ विघटित कर दिया गया था, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, 1962। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 53 की ओर है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? अभी कुछ देर पहले आपने 1 जनवरी 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 54 की ओर है। अप्सरा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर किस देश की सहायता से बनाया गया था? इसका सही जवाब यूनाइटेड किंगडम होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार विशेष रूप से इतिहास में हेगल के दर्शन शास्त्र की अवधारणा को टाल देता था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, लियोपोल्ड वॉन रैंक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 56 की ओर। एक विचार की ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज को लूटने के लिए जिम्मेदार थे। इन इतिहासकारों में से किसे इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? इसका सही जवाब रजत कांता रे को जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। खालिस्तान में भारत सोवियत मैत्री संघ पर हस्ताक्षर किए थे, यानी भारत सोवियत मैत्री संघ पर हस्ताक्षर कब किया गया था? इसका सही जवाब अगस्त 1971 होगा। अगस्त 1971, अगस्त 1971। प्रश्न संख्या 58 की ओर है। लाइसेंस राज शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा गढ़ा गया था? लाइसेंस राज शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वाचिक परंपरा या ओरल लॉर का इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ओरल लॉर या वाचिक परंपरा यह प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 60 की ओर है। निम्नलिखित में से किस विद्यापीठ ने भारतीय इतिहास को आर्यन नाम लगाया है? इसका सही जवाब प्राच्यवाद विद्यापीठ। ऑप्शन नंबर 2 होगा। प्रश्न संख्या 61 की ओर है। खालिस्तान के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन प्रारंभ किया था। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा, दलित वर्गों के लिए।
अगला प्रश्न 62वां प्रश्न, पाकिस्तान बनाने के विचार का प्रथम प्रणेता रहे हैं। पाकिस्तान बनाने का विचार सबसे पहले शौकत अली के नाम होता है। ऑप्शन नंबर 2 होगा। पाकिस्तान बनाने का विचार के प्रथम प्रणेता शौकत अली रहे हैं। प्रश्न संख्या 63 की ओर है। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे। इसका सही जवाब एन एम जोशी ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या 64 की ओर है। मंत्रिपरिषद मिशन ने प्रस्ताव रखा था संविधान निर्माण अंग का चुनाव प्रांतीय असेंबली द्वारा होना चाहिए। यह सही है। आंतरिक सरकार का निर्माण भी होना चाहिए। सही बात। ब्रिटिश इंडियन प्रांतों और भारतीय राज्यों के सम्मिलन से संघीय यूनियन का गठन होना चाहिए। सही है, यानी उपरोक्त सही। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न संख्या 65 की ओर है। खालिस्तान के बारे में माउंटबेटन की योजना थी। इसका सही जवाब अधिकार को अंग्रेजों के हाथों से भारतीय के हाथों में सुपुर्द करने के विधान बनाना, यानी अधिकार जो है भारतीयों के हाथ आने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 66 की ओर है। रॉयल इंडियन नौसेना के लिए उनके दंगों के बाद किस झंडे को उनके योग्यता क्रम निर्धारण के बाद उठाया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज, मुस्लिम लीग ध्वज और लाल झंडा तीनों इसका सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। प्रश्न संख्या 67 की ओर है। जनगणना के कार्य का आरंभ किसने किया था? जनगणना के कार्य का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मेयो के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। भारत के लिए संविधान बनाने की संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। 9 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी कहा गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 70 की ओर है। भारत चीन पंचशील संधि पत्र कब हस्ताक्षर किए गए थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो। 1954 ईस्वी को। 1954 को पंचशील समझौता 1954 ईस्वी को। पंचवर्षीय योजना के पीछे की प्रेरणा रही है यह USSR। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 72 की ओर है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हो सकते हैं? इसका सही जवाब प्रधानमंत्री। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 73 की ओर है। क्या भारत के संविधान को आप किस प्रकार वर्णित करना चाहोगे? इस तरह से याद रखिए, भारत के संविधान को आप किस प्रकार वर्णित करना चाहोगे? तो इसमें ऑप्शन लिस्ट के हिसाब से आपका सही जवाब होना चाहिए दुनिया के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 74 की ओर है। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कहाँ हुआ था? एफ्रो एशियाई सम्मेलन बांडुग में हुआ था, जिसको बांडुग सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब। प्रश्न संख्या 75 की ओर है। भारत और श्रीलंका के बीच नागरिकता के प्रश्न पर समझौता कब हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1954 में। प्रश्न संख्या 76 की ओर है। संविधान में मूल रूप में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? मूल रूप में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। प्रश्न संख्या 77 की ओर है। भारत के संविधान निर्माताओं ने किस देश से सरकार के स्वरूप को अपना लिया था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा, इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड इसका सही जवाब होगा, इंग्लैंड। प्रश्न संख्या 78 की ओर है। इनमें से कौन मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं है? मंत्रिमंडल मिशन के सदस्य नहीं है तो पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 79 की ओर है। भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 80। भारत के घराने के राज्यों को विलयन करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही जवाब सरदार पटेल को जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। तो इस तरह से ये थे 80 प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हो। थैंक यू सो मच।